गया जो कि गहरी छाप छोड़ते हैं। ठीक है, और कब ये रेडियो आ गया? भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1921 में हुआ था। नवंबर 1923 में कोलकाता में एक क्लब ने रेडियो प्रसारण का आरंभ किया था। ठीक है, और 1924 में मुंबई और चेन्नई से भी प्रसारण आरंभ हुए थे। और 1927 में सरकार ने इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से समझौता किया और फलस्वरूप मुंबई और कोलकाता के 1927 में प्रसारण शुरू हो गए थे। ठीक है, देश में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति में रेडियो की सराहनीय भूमिका रही, कि गांव से जुड़े हुए होते हैं। रेडियो, टेलीविजन तो सिर्फ शहर के लोग देखते थे, गांवों के पास तो टेलीविजन होते ही नहीं थे, तो रेडियो ही होता था। और जो लोग रेडियो के माध्यम से ही सुनते थे कृषक के बारे में, किसानों के बारे में, किसानी के बारे में, चौपाल वगैरह से, मुझे भी याद है चौपाल वगैरह से कार्यक्रम आते थे, हो सकता है आज भी आते हों, तो वहां पे सुना जाता था, बड़े चाव से सुना जाता था। किसानों के लिए वहां पे राय मशवरा दिए जाते थे और लोग अपनी खेती उसके हिसाब से करते थे। ठीक है ना, 99.13 यानी कि 99.13% जनसंख्या तक पहुंच होने के कारण देश के अशिक्षित वर्ग, कमजोर तथा दूर दराज के वासियों के लिए रेडियो मनोरंजन एवं सूचना तथा शिक्षा का सशक्त साधन बन गया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो मनोरंजन एवं सूचना तथा शिक्षा का सशक्त साधन कैसे बन गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है इस चीज को लिखना, क्योंकि जो एक अशिक्षित वर्ग था जो पढ़ नहीं सकता था, ठीक है ना, अगर वो देख रहा है तो सुन तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। आप टेलीविजन देख रहे हैं, जो व्यक्ति अनपढ़ है तो देख के कुछ समझ सकता है लेकिन वो क्या बोल रहा है वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन जो रेडियो होता था उसको सुन के लोग समझते थे। तो जो एक कमजोर वर्ग होता था, जो एक कमजोर का मतलब गरीब वर्ग जो होता था, ठीक है, जो गांवों में रहते थे लोग, जिनके पास टीवी नहीं होती थी, तो उस वक्त टीवी का काम क्या करता था, ये रेडियो ही करता था। ठीक है ना। और 2004 में शुरू की गई DTH यानी डायरेक्ट टू होम सेवा द्वारा रेडियो ने कई भाषाओं में प्रसारण कर पूरे देश में अपनी सार्थकता को पुनः स्थापित कर दिया। फिर टेलीविजन आ गया, टेलीविजन के बारे में भी पढ़ लीजिए। ठीक है, भारत में दूरदर्शन अधिकृत भारतीय टेलीविजन 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में आरंभ हुए थे और 1966 में मुंबई में दूसरा प्रसारण केंद्र बना था। 1975 में कलकत्ता, मद्रास, श्रीनगर, अमृतसर वगैरह, लखनऊ वगैरह में भी इसको खोले गए थे। ठीक है, रंगीन टेलीविजन प्रसारण की सुविधा जो है 1982 में दिल्ली में आयोजित की गई थी। राइट, फिर नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, अभी नहीं क्या पढ़ना, इन्हें आप देख लीजिएगा। रेडियो तथा टेलीविजन को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में रेडियो तथा टेलीविजन का अभूतपूर्व विकास हुआ है और 21वीं सदी का आरंभ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई नई क्रांति के साथ हुआ। कंप्यूटर तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी का सूत्रपात हुआ। ठीक है, और आज के युग में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आज के युग में मीडिया का क्या महत्व है, तो आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या महत्व है, तो फिर ये आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा कि संचार माध्यमों के कारण पूरा विश्व एक परिवार, एक गांव जैसा हो गया है। घटना भारत में होती है, पता अमेरिका को तुरंत चल जाता है 1 मिनट के अंदर। घटना रूस में होती है, हमारे इंडिया को पहले पता चल जाता है। ये क्या है, ये संचार माध्यम की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, टेलीविजन की वजह से, इंटरनेट की वजह से। ठीक है ना, तो नई शताब्दी संचार माध्यमों का एक व्यापक नेटवर्क है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सबसे पहले श्रेय संचार के आविष्कार को हुआ था और रेडियो भी एक श्रव्य माध्यम है जो आज की दुनिया में उतना ही प्रासंगिक है, यानी श्रव्य यानी सुनने वाला माध्यम है, क्योंकि रेडियो में सिर्फ हम सुन सकते हैं। और जितना किससे शुरुआती दौर में था, रेडियो श्रव्य माध्यम है और इसका प्रसारण टेलीविजन के आने के बाद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि टीवी को जनरली लाइट से चलती है, जो लाइट गई टीवी बंद हो गई। गांवों की बात की जाए, जिनके यहाँ जनरेटर वगैरह है, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, वो बात अलग है, वरना ना तो जनरेटर होता है और ना ही इन्वर्टर होता है। लेकिन रेडियो एक ऐसी चीज था जो सेल के माध्यम से चलता है, तो यदि सेल है आपके पास तो आप 100% पूरा कार्यक्रम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लाइट से कोई मतलब ही नहीं है। रेडियो प्रसारण की विकास यात्रा का एक व्यवस्थित कहानी है जो ध्वनियों के ध्वनांकन और प्रसारण तकनीक के इतिहास के रूप में जानी जाती है। ठीक है ना, ओके, चलिए, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। अब निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकलता है, तो जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि विकास की प्रक्रिया में जहां साधन उपलब्ध होंगे वहीं इन माध्यमों द्वारा आवश्यकता अनुसार सहयोगों की आवश्यकता भी होगी। ठीक है, यानी जहां पर आलेख लिखने वाले लोग आते हैं, जहां पर लोग लिखने वाले आते हैं, तो सीधी सी बात है इन माध्यमों में तो लेखकों की जरूरत पड़ेगी। यदि लिखने वाले लोग हैं तो पढ़ने वालों की जरूरत पड़ेगी, पढ़ने वाले लोग तो लिखने वालों की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियो लेखन की दृष्टि से बात करें तो इसकी आवश्यकता तो और भी अधिक होगी और आपको समझना जरूरी होगा कि अन्य माध्यमों में और रेडियो लेखन में अंतर क्या है। तो दूसरे माध्यमों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,
एक सफल रेडियो अथवा टीवी लेखन के लिए आवश्यक है कि अपने को दूर एवं जनसंचार के क्षेत्र को जो नित्य नई घटनाएं घट रही, परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे अवगत रखे। यानी कि कोई भी रेडियो में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई भी सूचना दी जा रही है, तो उस व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि उसके आस पास में, उसके प्रदेश, क्योंकि रेडियो तो प्रदेश बेस पे आने लगे हैं ना, एमपी का समाचार, मध्य प्रदेश का समाचार, भोपाल का, रीवा का, इस तरह की चीजें आने लगी है ना, तो उसको अपने क्षेत्र विशेष का ज्ञान होना चाहिए कि वहां पे क्या चीजें घटित हो रही है, ताकि वो सुना सके और बता सके वहां पर। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, इनके आंसर सबसे लास्ट में पीडीएफ में नीचे दिए हुए हैं। ठीक है ना। रेडियो भौतिकी तथा प्रौद्योगिकी क्या कहलाता है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। आई थिंक से रेडियो लेंदी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें 1 यूनिट हम कवर करवा देंगे, भले थोड़ा सा रेडियो लेंदी हो जाए, आपके लिए सही रहेगा। भले थोड़ा सा जो वीडियो है लेंदी हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो रेडियो भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी क्या कहलाता है। देखिए, भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि रेडियो में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं और कहाँ से इसको हम सुन पाते हैं। जैसे सबसे पहला आयन मंडल ले लेते हैं। ठीक है। आयन मंडल है कि हमारी धरती से 50 से 175 किलोमीटर दूर की हवा में आयन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, और वायु का आयनीकरण सूरज के प्रकाश के कारण होता है। दिन की अपेक्षा रात में आयन मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई से ना शुरू होकर कुछ और ऊपर से शुरू होता है। अब इसका प्रभाव रेडियो प्रसारण के आच्छादन क्षेत्र पर पड़ता है। तो जहां से हम रेडियो की तरंगे हमें मिलती हैं, जहां से हम रेडियो की तरंगे ग्रहण करते हैं, वो आयन मंडल कहलाता है। बस आप इतनी लैंग्वेज, इतनी सिंपल से लैंग्वेज में समझ लीजिए, जो 50 से 175 किलोमीटर तक की होती हैं। ठीक है ना। तो जहां से हमें चाहे टेलीविजन का हो, चाहे रेडियो का हो, जहां से हमें एक तरह से उपग्रह वगैरह, जो सैटेलाइट वगैरह हमें मिलती हैं, ठीक है ना, वो परिवर्तित करती हैं तरंगों को, वो आयन मंडल कहलाता है। ठीक है। तो किसी प्रसारण बुर्ज से प्रसारित कार्यक्रम दिन की अपेक्षा रात में पृथ्वी से ज्यादा दूर स्थित आयन मंडल में परिवर्तित होकर पृथ्वी के ज्यादा बड़े भाग को आच्छादित करता है, और आयन मंडल आच्छादित यानी घेर लेता है, और आयन मंडल की सघनता रात में बढ़ जाने के कारण आकाश तरंगे ज्यादा संख्या में परिवर्तित होती हैं। ठीक है ना। तो दिन की अपेक्षा रात में ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। लोग देखते हैं रात में बहुत अच्छे टीवी चलते हैं, रात में बहुत अच्छे क्या चलता है, रेडियो चलता है, लेकिन दिन में घर कभी स्टेशन नहीं मिल पाता, कभी कोई प्रॉब्लम होती रहती है। तो दिन की अपेक्षा रात में काम ज्यादा अच्छा होता है आयन मंडल से। ठीक है। फिर रेडियो अभिग्राही, रेडियो रिसीवर। अभिग्राही उस यंत्र का नाम है जो रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित विद्युत चुंबकीय तरंगों को ग्रहण कर ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है। हम कैसे सुन पाते हैं रेडियो को, व्यक्ति वहां पे बोलता है और हम यहाँ सुनते हैं, लाइव भी होता है, रिकॉर्डेड भी होता है। कैसे? इसी के माध्यम से, रेडियो रिसीवर के माध्यम से। यानी कि जो व्यक्ति रेडियो स्टेशन में आकाशवाणी में बोलता है ना, मैं आकाशवाणी से बोल रहा हूं, तो जो व्यक्ति आकाशवाणी में बैठा होता है वो अपनी आवाज को प्रसारित करता है, और विद्युत की जो चुंबकीय तरंगे होती हैं वो उनको ग्रहण कर लेती हैं, और चुंबकीय यानी विद्युत की चुंबकीय तरंगों को ग्रहण करके क्या करती हैं, ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर देती हैं, बदल देती हैं, और जिसे हम क्या करते हैं, ध्वनि के माध्यम से सुनते हैं। ठीक है। तो रेडियो अभिग्राही यानी रेडियो रिसीवर का ही संक्षिप्त रूप रेडियो है। ठीक है। जो मैंने कहा था बिना तार का, तो यही यहाँ पे आप इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको भी आप एक रेडियो की परिभाषा में लिख सकते हैं, अर्थ में लिख सकते हैं। ठीक है। अब रेडियो के अंदर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, चलिए थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि प्रत्येक रेडियो अभिग्राही के एक एंटेना या एरियल जुड़ा होता है, अपने इर्द गिर्द के रेडियो आवृत्त तरंगों को ग्रहण कर लेता है। ठीक है। ये सारी रेडियो देखते हो जहाँ आकाशवाणी वगैरह होता है, वहां पे देखिए एक जाल सा बिल्कुल बना होता है। ठीक है ना। वहां पे बहुत बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, तो क्या होता है, वो उसको परिवर्तित ही तो करता है, उसमें ना रेडियो तरंगों को ग्रहण करता है। ये सारी रेडियो आवृत्त तरंगे एरियल के माध्यम से समवयस्क यानी ट्यूनर तक पहुंच जाती हैं, और जो आवृत्त तरंग को ग्रहण कर क्या करती है, शेष को उपेक्षा कर देती है। यानी कि जो तरंगे होती हैं जो हमें सुनने लायक होती हैं, तो उसे वो ले लेती है, बाकी शेष को वो छोड़ देती है वहीं पर। ठीक है ना। ध्वनि विस्तारक कार्यक्रम तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करके हमें उन्हें सुना देता है। तो रेडियो इस तरह से काम करता है। रेडियो प्रसारक क्या होता है, रेडियो अभिग्राही प्रसारकों द्वारा प्रसारित तरंगों का ही अभिग्रहण करते हैं। हमारे एरियल तक देश विदेश के भी प्रसारकों द्वारा प्रसारित विद्युत चुंबकीय तरंगे आती हैं। तो देखिए बहुत बड़ा एक कह लीजिए प्रोसेस होती है रेडियो की। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत आसानी से इसको आप लिख सकते हैं कि रेडियो क्या कहलाता है। ठीक है। जैसे
रेडियो स्टेशन पर प्रसारण करता एक ध्वनि ग्राहक यानी माइक्रोफोन के सामने बोलता है। जैसे मैं इस वक्त माइक्रोफोन के सामने बोल रही हूँ कि मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है ना। और यह माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो माइक्रोफोन ध्वनि है, साउंड जो है, वह क्या करती है, जो ऊर्जा होती है उसको किसमें, विद्युत ऊर्जा में, तरंगों में क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। कुछ पदार्थों में गुण होता है कि दबाव पड़ने पर यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बन अथवा कोयला एक ऐसा ही पदार्थ है, ठीक है। तो ये किस तरह से काम करता है ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये तरंगों का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पास यदि है तो प्लीज आप इसे देख लीजिएगा, माइंड में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे यही लेते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा बचा हुआ है जो आपको बताया जाए। यहाँ पे कुछ सही और गलत दिए हुए हैं। अच्छा देखिए, रेडियो का एक संगठन थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। मैं रेडियो के लिए लिखता हूँ या लिखना चाहता हूँ, ये बात मन में उभरती, तो रेडियो का एक सामयिकित स्वरूप जो हमारे सामने आता है कि उसका संगठनात्मक स्वरूप क्या होगा, ठीक है। तो जैसे संगठनात्मक स्वरूप हो गया, उसके मुख्य विभाग कौन कौन से, उसके स्वरूप कौन कौन से, प्रकार कितने तरह के हैं। तो कार्यक्रम विभाग होता है, तकनीकी विभाग होता है, प्रशासनिक विभाग होता है, वाणिज्यिक विभाग होता है, ठीक है। कार्यक्रम विभाग का मतलब रेडियो पर कब और क्या प्रसारित करना चाहिए, इसका निर्णय कार्यक्रम विभाग करता है। और यह विभाग काम की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई अनुभाग में बांट सकते हैं। संगीत हो गया, हम सुनते हैं, फिर नाटक भी आता है, महिला कार्यक्रम भी आता है, खेल बाल कार्यक्रम भी आते हैं, समाचार वार्ता, विज्ञान ब्रह्म कार्यक्रम, किसान के भी कार्यक्रम आते हैं। तो ये सब कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत होता है। कब कौन से कार्यक्रम किस वक्त और कब किसके माध्यम से और उनका टॉपिक क्या हो, कब रिलीज किए जाएंगे, तो एक फिक्स से उनका टाइम होता है, ठीक है। तो जो उद्घोषक होते हैं, रेडियो जॉकी, जो शो प्रेजेंटर होते हैं, सब लोग इसी से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर तकनीकी का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए रेडियो के अंदर चयनित सामग्री को हमने तो चयनित कर लिया कि मुझे इतने बजे ये कार्यक्रम देना है, संगीत का कार्यक्रम देना है, या फिर मुझे कृषि का कार्यक्रम देना है, या मनोरंजन का कार्यक्रम देना है। तो श्रोताओं तक पहुंचाने की तकनीकी प्रक्रिया का दायित्व जो होता है इस विभाग का होता है। किसका होता है, तकनीकी विभाग का होता है, ठीक है ना। जैसे माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर के सही चयन प्रक्रिया को यही विभाग देखता है। अब संगीत का कार्यक्रम हो गया, अब संगीत के कार्यक्रम में गाने सुनना है, गाने लगाने पड़ेंगे। नहीं बोला जाता है किस फिल्म का गाना हम इस गायक के इसको गाया है, इस गायक ने, और चलिए इस फिल्म का गाना सुनते हैं। तो गाना कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो सीडी में होता है। तो सीडी कहाँ मिलेगी, तकनीकी विभाग के द्वारा मिलेगी। तो प्रसारण केंद्र में कंट्रोल रूम होता है और यहाँ सभी प्रकार की प्रसारण प्रक्रिया केंद्रित होती है, ठीक है। यानी सभी स्टूडियो इस कंट्रोल रूम से जुड़े हुए होते हैं और कंट्रोल रूम ही ध्वनि तरंगों को ट्रांसमीटर तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये क्या हो जाता है, तकनीकी विभाग के अंतर्गत ये सभी चीजें आ जाती है, ठीक है ना। कमेंट्री हो रही है, क्रिकेट हो रहा है, सभी चीजें क्या हैं, तो ये तकनीकी केंद्र के माध्यम से ही भेजा जाता है, ठीक है। फिर प्रशासनिक विभाग आ जाता है। तो प्रसारण केंद्र के विभिन्न विभागों का समुचित बजट व्यवस्था का दायित्व इस विभाग का होता है और कलाकारों, उद्घोषकों आदि को मानदेय अथवा कार्यक्रम तकनीकी विभाग के द्वारा वांछित सामग्री के क्रय की व्यवस्था विभाग के द्वारा दी जाती है। मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंटल है जो रेडियो का टूट गया है, खराब हो गया है, ठीक है ना। तकनीकी विभाग का ही है कि कोई इंस्ट्रूमेंटल है जो टूट गया है, संगीत का है, सीडी टूट गई तो उसको खरीदना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो प्रशासनिक विभाग से परमिशन लेगा, क्योंकि पैसे का, लेखा का जो बजट होता है, आय व्यय जो होता है, वो प्रशासनिक विभाग के द्वारा किया जाता है। किसी को रखना है, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रखना है, जरूरत है रखने की, कोई अपना काम छोड़ के चला गया, ठीक है ना। तो रख रखाव, आय व्यय का लेखा जोखा, भर्ती संबंधी प्रक्रिया, वेतन जो दी जाती है, सैलरी जो लोगों को दी जाती है, इस विभाग के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है ना। ओके, तो इतना मेरे ख्याल से काफी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और इस वीडियो में हमने BSDS 183 लिया और जो था रेडियो लेखन, ठीक है ना।